Now we'll understand about the stages in the enactment of budget. Okay, so we are continuing with the discussion of budget itself. In the previous video, I've explained you about the constitutional provisions of budget, and you know that the technical term used for that in the constitution is annual financial statement. अब ये सारा process कैसे होता है हम उसको समझने की कोशिश करेंगे. Okay, as I've told you, you will have to understand more about the budget, the economical details and all of that in the economics. तो उसको आप वहाँ पे अच्छे से कर लेना. अभी हम उसको पॉलिटी पर्सपेक्टिव से कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस को समझ रहे हैं. सो स्टेजेस इन द इनैक्टमेंट ऑफ बजट. फर्स्ट इज़ डेफिनेटली अबाउट कि बजट को प्रेजेंट किया जाएगा. ये हमने देखा भी हुआ है. ठीक है. सो फाइनेंस मिनिस्टर बजट को प्रेजेंट करते हैं कहाँ पर? लोकसभा में पहले. ठीक है. बजट स्पीच होता है और उसमें बजट को प्रेजेंट किया जाता है बाय द फाइनेंस मिनिस्टर 1 फरवरी को. पहले दूसरा डेट होता था, अभी 1 फरवरी की हम बात कर रहे हैं. नाउ द बजट कैन बी प्रेजेंटेड ईदर एज अ होल, लाइक होल डॉक्यूमेंट, या उसको पार्ट्स में भी डिवाइड करके प्रेजेंट किया जा सकता है. यूजुअली इट्स डन इन द होल. ठीक है. बट द डिस्कशन डजेंट हैपन ऑन द सेम डे. So like if today is the day for the presentation of the budget, it will only have the presentation on that day, not the discussion. At the end of this speech in Lok Sabha, then the budget is led before Rajya Sabha also. लेकिन राज्य सभा में ओनली इसका काम होता है डिस्कस करना, नो पावर टू वोट ऑन द डिमांड फॉर ग्रांट्स. ठीक है. अच्छा, उस दिन डिस्कशन की बात नहीं है. इट इज़ अबाउट अदरवाइज द पावर ऑफ राज्यसभा, कि राज्यसभा में कोई भी वोट ऑन द डिमांड फॉर ग्रांट्स नहीं होता है. और ये हमने आगे पढ़ा भी हुआ है, आगे भी पढ़ेंगे. ठीक है. अच्छा, अब कॉम्पोनेंट्स क्या है बजट डॉक्यूमेंट का, ये आपके बुक में एक लिस्ट है, तो हम उसको पहले देख के समझते हैं क्योंकि प्रीलिम्स में क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं. सी, दिस इज द लिस्ट यू हैव. सो आपका जो बजट डॉक्यूमेंट होगा व्हेन इट इज़ प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट, इट इज़ कंप्राइजिंग ऑफ दीज थिंग्स. सो व्हाट आर द कॉम्पोनेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑफ बजट? फर्स्ट इज स्पीच. ठीक है, हमने समझ लिया. देन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अब उसमें क्या क्या होता है हमने देख लिया. उसमें एस्टिमेट्स होते हैं रेवेन्यू के, एक्सपेंडिचर के, उसमें पॉलिसीज़ के बारे में होता है, उसमें एक्चुअल जो भी खर्चा हुआ होता है प्रीवियस, उसमें वो होता है, उसमें वेज एंड मीन्स होते हैं टू रेज द रेवेन्यू. ऑल ऑफ दैट हमने देख लिया. वी हैव सीन इन द लास्ट क्लास कि उस बजट स्टेटमेंट में क्या क्या होता है. देन यू हैव द डिमांड फॉर ग्रांट्स, कि जिसको और खर्च की ज़रूरत है, किस किस तरह के ग्रांट्स होते हैं हम आगे देखेंगे. ठीक है. दैट विल बी द टॉपिक फॉर द नेक्स्ट वीडियो. बट देयर विल बी डिमांड फॉर ग्रांट्स कि हमें इस रीज़न से या इस चीज़ के लिए ग्रांट और चाहिए. देन यू विल हैव एन अप्रोप्रिएशन बिल विच विल सी इन सम टाइम, ये हम आज ही देखेंगे. एंड फाइनेंस बिल विल अंडरस्टैंड अबाउट इट. फाइनेंस बिल ऑलरेडी यू हैव डन, बट यहाँ पे इसका क्या कॉन्टेक्स्ट है हम उसको समझेंगे. अच्छा, स्टेटमेंट्स मैंडेटेड अंडर द FRBM एक्ट, ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया हुआ है. ठीक है. सो आपका जो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं कि ये सारी चीज़ें कहाँ पर दी हुई हैं. तो इस एक्ट के अंडर में जो भी स्टेटमेंट्स हैं दैट इंक्लूड मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट. ठीक है. फिस्कल पॉलिसी स्ट्रैटेजी स्टेटमेंट एंड मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट. तो यू हैव टू रिमेंबर कि FRBM एक्ट के अंडर में ये 3 तरह के स्टेटमेंट्स आते हैं. देन यू हैव द एक्सपेंडिचर बजट, रिसीट बजट, एक्सपेंडिचर प्रोफाइल. ये सब कंपोनेंट होता है. इफ़ यू डाउनलोड द डॉक्यूमेंट ऑफ बजट, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट के वेबसाइट पर इजीली अवेलेबल है, तो आपको ये सब दिखेगा उस पूरे डॉक्यूमेंट में. तो हमें नहीं उस डिटेल को समझना है, वी जस्ट नीड टू नो कि उसके साथ का क्या क्या कॉम्पोनेंट है. देन यू हैव द मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग द प्रोविजंस इन द फाइनेंस बिल. एक ग्लांस, बजट एट अ ग्लांस में उसके जो भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं उसको शॉर्ट में दिया हुआ होता है. एंड द आउटकम बजट. अच्छा, इट ऑल्सो सेज दैट अर्लियर द इकोनॉमिक सर्वे ऑल्सो यूज टू बी प्रेजेंटेड अलॉन्ग विद द बजट. साथ में होता था, लेकिन अब क्या होता है, एक दिन पहले हो जाता है. रफली एक दिन पहले होता है, कुछ दिन पहले भी हो सकता है, बट यूजुअली व्हाट वी नोटिस इज कि 1 day बिफोर द प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट वी हैव द इकोनॉमिक सर्वे. ठीक है, विच यू डेफिनेटली प्रिपेयर इन डिटेल इन द इकोनॉमिक्स. तो वो हम बाद में देखेंगे, वो हमारा पॉलिटी का डिस्कशन नहीं है. सो लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट. सो इन द प्रेजेंटेशन ऑफ बजट हमने देख लिया क्या क्या चीज़ें यहाँ पर इंक्लूडेड हैं. ठीक है. एंड वी हैव ऑल्सो सीन कि जो आपका लिस्ट है कॉम्पोनेंट्स ऑफ द बजट डॉक्यूमेंट वो क्या क्या इंक्लूड करता है, दैट वी हैव ऑलरेडी सीन. इकोनॉमिक सर्वे बिफोर द बजट आता है. ठीक है. नेक्स्ट इज अबाउट द जनरल डिस्कशन, बिकॉज वी आर सीइंग द स्टेजेस इन द इनैक्टमेंट ऑफ बजट.
तो नेक्स्ट स्टेज पर पहुँचेंगे तो डिस्कशन होगा. फर्स्ट में सिर्फ प्रेजेंटेशन होगा, सेकेंड में डिस्कशन होगा. Now this discussion on the budget begins a few days after its presentation. ठीक है, presented. तो जब ये प्रेजेंट हो जाता है उसके कुछ दिनों, 3-4 दिन, मतलब कुछ दिनों बाद 3-4 दिनों के लिए, सो लगभग फॉर 3 to 4 days द डिस्कशन टेक्स प्लेस डेफिनेटली इन बोथ द हाउसेस. यहाँ पे कोई भी कट मोशन या वोटिंग नहीं होती है. कट मोशन क्या होता है हम आगे देखेंगे. ठीक है, बेसिकली उसका अमाउंट कट करने की बात होती है. उस पर कोई भी वोटिंग या कट मोशन नहीं होगा. एंड जो भी डिस्कशन हो रहा होगा उसके एंड में इफ़ देयर इज़ अ नीड फॉर द फाइनेंस मिनिस्टर टू रिप्लाई दैट वाई वॉज दिस प्रोविजन देयर, और ये एस्टिमेट का क्या है, ऐसा क्यों हुआ, जो भी है क्वेश्चन आंसर्स दैट कुड बी डन इन द डिस्कशन प्रोसेस. ठीक है, अब क्या हो जाएगा, जो कमिटीज़ हैं, डिपार्टमेंटल कमिटीज़ हैं, वो स्क्रूटनाइज करेंगी बजट को, चेक करेंगी उसके सारे प्रोविजन सही हैं नहीं है एक्सेट्रा. So here also in the departmental committee the discussion will take place. जब तक वो सब हो रहा होता है तो the house is adjourned for 3 to 4 weeks ताकि बजट का सारा काम हो सके. During this period 24 departmental standing committee हैं. We will have a separate topic once we finish legislature. We'll have a separate topic on the parliamentary committees. तो वहाँ आपको पता होगा, हमने जैसे कैबिनेट कमिटीज़ पढ़ा था उसी तरह पार्लियामेंट की भी कमिटीज़ होती हैं. तो वहाँ पर हम समझेंगे कि वो कमिटीज़ कौन कौन सी होती हैं, उनका काम क्या होता है. बट वो कमिटीज़ जो होती हैं दे एग्जामिन एंड इन डिटेल दे हैव द डिस्कशन ऑन द डिमांड फॉर ग्रांट्स ऑफ द कंसर्न्ड मिनिस्टर्स या मिनिस्ट्रीज़. ठीक है, तो उनके जो स्पेसिफिक ग्रांट होते हैं कि हमारे मिनिस्ट्री को इतने की ज़रूरत है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सारी चीज़ें कमिटीज़ चेक करती हैं. देन दे प्रिपेयर अ रिपोर्ट एंड देन इट इज़ सबमिटेड टू बोथ द हाउस. तो थर्ड स्टेज इज़ अबाउट कि स्क्रूटनाइज किया जाता है उस बजट को by the departmental committees. Moving on then the next you have is the voting on the demand for grants. अब यहाँ इन्होंने demand for grant रखा. demand for grant मतलब क्या है, grant के लिए demand. grant क्या है कि हमें इतना पैसा grant करो मेरी मिनिस्ट्री को. ठीक है, अब उस grant demand for grant पे voting होनी है. So based on the report of the departmental standing committee, Lok Sabha takes up the voting. You have to remember this and we have done this time and again in this video and the previous video that Rajya Sabha में voting नहीं होगी for the demand. Only discussion will take place. Okay. लोक सभा में voting होगी for the demand for grants and then it is presented ministry wise कि इस ministry के ये request है, इस ministry की request है. So like that. अच्छा, अब demand becomes a grant. बोला जा रहा है ना demand for grant. तो ग्रांट का क्या मतलब है, व्हेन इट इज़ ऑलरेडी ग्रांटेड, व्हेन इट इज़ ऑलरेडी सैंक्शन टू यू. तो अभी तक वो सिर्फ डिमांड है. इफ़ आई एम पुटिंग अ डिमांड, लेट्स से आई एम अ मिनिस्टर ऑफ एनी पर्टिकुलर मिनिस्ट्री एक्स. ठीक है, इफ़ आई एम अ मिनिस्टर आई एम पुटिंग अप अ डिमांड, दैट विल बिकम अ ग्रांट ओनली आफ्टर इट हैज़ बिन ड्यूली वोटेड. क्योंकि जब उसको हाउस वोट करके परमिशन दे देगी तभी तो वो मेरे लिए ग्रांट बनेगा ना. अदरवाइज इट इज़ ओनली अ डिमांड दैट आई एम पुटिंग फॉरवर्ड. I hope you're getting that clear idea now. And Lok Sabha has exclusive privilege with respect to the voting for demand for grants. क्योंकि राज्यसभा के पास ये पावर नहीं है. Voting is confined to votable part of the budget. बजट में सारे पार्ट्स वोटेबल नहीं होते हैं, बट जो पार्ट्स पे वोट किया जा सकता है वहीं पर वोटिंग होती है. ठीक है, एंड सेपरेट वोटिंग इज डन फॉर ईच डिमांड बाय द लोक सभा. The MPs discuss the details of the budget and then move the motions. You know already what a motion is, to reduce any demand for grant. तो अगर उनको ऐसा लगता है बाकी members को that there is a need to reduce any demand, मान लीजिए मैंने अमाउंट मांगा रुपीज़ let's say 100, मतलब just kidding for this amount but just to make you understand. तो मान लीजिए मैंने मांगा अपनी मिनिस्ट्री के लिए इतना पैसा, बट अगर बाकी मेंबर्स को लगता है कि ये कट डाउन करके मुझे 70 ही रुपये मिलने चाहिए, तो उसके लिए मोशंस मूव किए जाते हैं जो बेसिकली होता है कट मोशन. सो कट मोशन इज़ अबाउट, अभी आपको दिखाया था ना कि हम देखेंगे अगले क्लास में कि कुछ देर में कि कट मोशन क्या होता है. ये है वो कट मोशन जिसकी बात कर रहे थे. ठीक है, तो कट मोशन विल बी बेसिकली अबाउट कि हम मनी को रिड्यूस कर रहे हैं, कट कर रहे हैं. सो यहाँ पे वो चीज़ मूव की जाती है. नाउ द कट मोशन ऑल्सो इज़ ऑफ मल्टीपल टाइप्स. वन इज़ योर पॉलिसी कट मोशन. पॉलिसी कट मोशन क्या होता है कि हम पॉलिसी में कुछ कट डाउन करने की बात कर रहे हैं. बेसिकली देयर इज़ डिसअप्रूवल ऑफ द पॉलिसी.
तो जब पॉलिसी कट मोशन इंट्रोड्यूस होगी, सो इट विल बी सेड दैट अमाउंट ऑफ डिमांड इज़ रिड्यूस टू ₹1, क्योंकि हमने आपकी पॉलिसी को ही खारिज कर दिया, तो हम बोलेंगे डिमांड को बिल्कुल रिड्यूस करके ₹1 कर दिया गया है, जस्ट फॉर द नेम सेक। एंड मेंबर्स कैन एडवोकेट ऑल्टरनेट पॉलिसी, क्योंकि उनकी पॉलिसी ही डिसअप्रूव हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट इज इकोनॉमी कट मोशन, विच रिप्रेजेंट्स द इकोनॉमी दैट कैन बी अफेक्टेड इन द प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर। ये दिखाता है कि अगर आपका जो एक्सपेंडिचर आपने प्रपोज किया है कि मेरा इतना 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 खर्चा है, इसलिए मेरे को इतना पैसा चाहिए, तो ये दिखाता है कि इकोनॉमी किस तरीके से इफ़ेक्ट हो रहा है, और यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक अमाउंट से उसको रिड्यूस कर दिया जाएगा। अमाउंट रिडक्शन विल टेक्स प्लेस बाय स्पेसिफिक अमाउंट, कि कुछ अमाउंट से हम उस चीज़ को रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, देन यू हैव द टोकन कट मोशन। टोकन कट मोशन क्या होता है? वेयर द स्पेसिफिक ग्रीवांस इज टेकन केयर ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि सरकार की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें कुछ उस चीज़ से रिलेटेड हमारा कुछ स्पेसिफिक ग्रीवांस है, और वहाँ पे जो अमाउंट ऑफ होता है डिमांड का, वो जो रिड्यूस किया जाता है वो ₹100 से किया जाता है। तो आपको ये याद रखना है, पॉलिसी में ₹1 पे कर लिया जाता है क्योंकि डिसअप्रूवल हो जाती है पॉलिसी। इकोनॉमी में इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी पे बात हो रही है, तो वॉट एवर स्पेसिफिक अमाउंट इज़ डिसाइडेड बाय द मेंबर्स, उस पर रिडक्शन होता है। और टोकन में ₹100 से होता है क्योंकि वहाँ कुछ स्पेसिफिक ग्रीवांस की बात होती है। ठीक है, अब देर आर सर्टेन कंडीशंस टू एडमिट अ कट मोशन। अब ये क्या क्या कंडीशंस हैं हम वो देखते हैं। ये सब आपके बुक में भी दिया हुआ है, देयरफॉर यू विल सी दैट आई हैव गिवन इन रेफरेंस, जहाँ जहाँ पे 6th एडिशन लक्ष्मीकांत की बात हो रही है, तो जहाँ जहाँ पे रेफरेंस में वो टेबल्स हैं वहाँ मैंने आपको वो रेफरेंस भी दे दिए हैं, सो दैट व्हेन यू रेफर यू कैन जस्ट चेक इन द बुक, बट आई विल ऑल्सो हेल्प यू सी दैट। तो ये आपको दिख रहा होगा टोकन कट मोशन। ठीक है, और कोई भी कट मोशन, ये तो पहले तो 3 तरह के कट मोशंस हो गए, बट कोई भी कट मोशन होगा उसको एडमिट होने के लिए कुछ कंडीशंस एक्सेप्टेबल होना होगा। फॉर एग्जाम्पल, इट शुड रिलेट टू वन डिमांड ओनली। ऐसा नहीं कि इसमें बहुत सारे डिमांड हैं, कोई एक स्पेसिफिक डिमांड से रिलेटेड ही मोशन होना चाहिए। देन बहुत ही क्लियरली एक्सप्रेस्ड होना चाहिए, इट शुड बी क्लियरली एक्सप्रेस्ड, एंड इट शुड नॉट कंटेन द आर्ग्यूमेंट्स और डिफेमेटरी स्टेटमेंट्स। कुछ भी इस तरीके का हार्म करने वाला या ख़राब स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए। कन्फाइंड टू वन स्पेसिफिक मैटर, मुद्दा एक ही होना चाहिए। इट शुड नॉट मेक सजेशंस फॉर द अमेंडमेंट और रिपील ऑफ द एग्जिस्टिंग लॉज। जो ऑलरेडी लॉज एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको अमेंड करने या रिपील करने के लिए कोई सजेशन नहीं चाहिए। शुड नॉट रेफर टू अ मैटर विच इज़ नॉट प्राइमरली द कंसर्न ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, तो जो यूनियन गवर्नमेंट से रिलेटेड मैटर नहीं है वो यहाँ पे नहीं होने चाहिए। शुड नॉट रिलेट टू द एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, क्योंकि इसमें तो वोट ही नहीं होता है और इसकी एक सेपरेट लिस्ट है जो कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी दी गई है। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑलरेडी गिव्स यू अ लिस्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, तो उस पर यहाँ पे कोई डिस्कशन नहीं होना है। इट शुड नॉट रिलेट टू अ मैटर विच इज़ अंडर एडजुडिकेशन बाय अ कोर्ट, मतलब ऑलरेडी कोर्ट में अगर किसी मैटर पे बात हो रही है, ठीक है, सबज्यूडिस मैटर जिसको बोलते हैं, विच इज़ ऑलरेडी अंडर द डिस्कशन ऑफ जुडिशरी और स्क्रूटिनी ऑफ जुडिशरी, वो हम यहाँ नहीं डिस्कस करेंगे। इट शुड नॉट रेज अ क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज, सो वी विल हैव अ सेपरेट सेक्शन ऑन पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या होते हैं, हम देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। इट शुड नॉट रिवाइव डिस्कशन ऑन अ मैटर जिस पे ऑलरेडी डिसीजन सेम ही सेशन में लिया जा चुका है, क्योंकि हम बार बार सेम चीज़ें नहीं करेंगे। इट शुड नॉट रिलेट टू अ ट्रिवियल मैटर, छोटा मैटर पे नहीं करना है। शुड नॉट रिफ्लेक्ट ऑन द कैरेक्टर और कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन हुज कंडक्ट कैन ओनली बी चैलेंज्ड ऑन अ सब्सटैंटिव मोशन। किसी भी पर्सन के कैरेक्टर या कंडक्ट पे हमें नहीं बात करना है जिसको ऑलरेडी सब्सटैंटिव मोशन के अंदर किया जा सकता था। नाउ द टाइप्स ऑफ मोशन आई हैव ऑलरेडी डन विथ यू, so if somebody has not seen the previous video, you will have to see to understand what is substantive motion. It should not anticipate a matter which has been previously appointed for consideration in the same session. Again, kind of the same thing, ठीक है, कि कोई ऐसा मैटर जिस पे ऑलरेडी डिस्कशंस हो चुके हैं, एंटिसिपेशन उस पर दोबारा नहीं होगा। एंड शुड नॉट सीक टू रेज अ डिस्कशन ऑन अ मैटर पेंडिंग बिफोर एनी स्टैट्यूटरी ट्राइब्यूनल या अथॉरिटी। तो ऐसी कोई भी ट्राइब्यूनल या अथॉरिटी जो ऑलरेडी जुडिशरी के टाइप से फंक्शन, जुडिशियल या क्वाजी जुडिशियल फंक्शन की तरह परफॉर्म कर रही है, उनके सामने भी अगर कोई मैटर पेंडिंग है, जैसे हमने कोर्ट के सामने देखा था कि जो सब जुडिश मैटर है, उसी तरह यहाँ पे भी, तो उनके सामने अगर कोई मैटर पेंडिंग है तो वी विल नॉट टेक दैट इनटू
consideration under the cut motion. So if any motion satisfies these criteria, only then it can be admitted as a cut motion. ठीक है. And what is the significance of cut motion? It facilitates initiation of concentrated discussion on a specific demand. क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर डिमांड पे होगा, इसका पहला कंडीशन ही यही था. यू हैव सीन कि इट शुड रिलेट टू वन डिमांड ओनली. सो यहाँ पे वो सिर्फ हमें उस पर फोकस करने के लिए और कॉन्सेंट्रेटेड डिस्कशन को देने के लिए मदद करता है. इट हेल्प्स इन अपलोडिंग द प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट. हाउ वी कैन probe the government activities, we can inquire into the government activities. लेकिन यूजुअली इसलिए पास नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे डिमांड पे कट करने की बात हो रही होती है और सरकार की मेजॉरिटी होती है. तो यूजुअली इट इज़ नॉट पास्ड, बट इफ़ इट इज़ पास्ड इन लोकसभा इट माइट लीड टू रेजिग्नेशन, क्योंकि वो दिखाता है कि सरकार में लोगों की वो कॉन्फिडेंस नहीं है. ठीक है, चलिए अब आगे के प्रोसेस पे आते हैं. गुलेटिन. अब गुलेटिन क्या एक टर्म है, एक बार पहले भी हमने गुलेटिन पढ़ा हुआ था. ठीक है, अब यहाँ पर किस कॉन्टेक्स्ट में है. नाउ सी, लेट्स से देयर इज़ द लास्ट डे. सी, देयर आर फिक्स नंबर ऑफ डेज अलॉटेड फॉर द डिस्कशन एंड वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स, because it cannot go on and on, it cannot continue forever, so there are fixed days, right? But let's say during the discussion all the things have not been able to covered properly, कुछ चीज़ें बच गई हैं. So on the last day of the allotted set of days, the speaker puts all the remaining demands to vote. Speaker बाकी सारे डिमांड को कह देते हैं कि we are putting all the remaining demands to vote and disposes them whether they have been discussed by members or not. और फिर उनको वहीं पे बोल दिया जाता है वो डिस्कशन हुआ हो या नहीं हुआ हो. वेदर द मैटर्स हैव बीन डिस्कस्ड और नॉट इज़ नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन. वो सबको एक ही दिन डिस्पोज कर दिया जाता है. ठीक है, उसी को बुलेटिन बोलते हैं कि एक ही बार में सबका काम ख़त्म कर दिया गया. ओके, चलिए मूविंग ऑन द नेक्स्ट स्टेज. अच्छा, अब क्या क्या हो गया है, जस्ट क्विकली रिवाइजिंग. सो प्रेजेंटेशन ऑफ बजट हो गया, जनरल डिस्कशन ऑन द बजट हो गया, कमेटी के पास जाके स्क्रूटिनी हो गई, कमेटी के रिपोर्ट के बेसिस पे डिमांड फॉर ग्रांट पे वोट्स हो गए, उसी में आपका कट मोशन इफ़ नीडेड टू बी इंट्रोड्यूस वो हो गया. अब क्या होगा, फाइनल डे पे सारी चीज़ें ख़त्म हो गई. अब आएगा अप्रोप्रिएशन बिल, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिया हुआ है, आर्टिकल 114. अब अप्रोप्रिएशन बिल क्या है. अप्रोप्रिएशन बिल आपको देखिए क्या समझना है कि जब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आपको कुछ पैसे निकालने हैं, अप्रोप्रिएशन इज़ निकालना, तो वहाँ पे क्या कंडीशन होती है, उसके लिए आपको एक लीगल तरीका ही लेके जाना है आगे, विच मीन्स यू नीड टू हैव अ अप्रोप्रिएशन बिल टू गेट द मनी आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. ठीक है, अब वो क्या है पहले तो हम ये समझते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन ये साफ साफ कहती है, this is the section taken from Lakshmikant, because each and every line is important, so I have directly put the section here, so we'll read it one by one. Constitution कहती है no money shall be withdrawn from CFI except under appropriation made by law. हमने देखा हुआ है ये ऑलरेडी. ठीक है, which means law involved है, मतलब आपको एक बिल लाना पड़ेगा for that appropriation to get the money out of the consolidated fund of India. ठीक है, and all the money which is required to meet the grants voted by लोकसभा. लोकसभा से जो भी voted grants हैं उनको निकालने के लिए ये बिल लाया जाएगा. then the expenditure charged on the consolidated fund of India. बस डिफरेंस इतना है कि इसमें कोई भी वोटिंग नहीं होती है. ठीक है, बिल आता है बट वोटिंग नहीं होती है. no such amendment can be proposed to the appropriation bill in either house. उसको चेंज करने के लिए कोई भी बिल नहीं पास होगा जिससे कि उसका अमाउंट वेरी या ऑल्टर हो जाए. ठीक है, अप्रोप्रिएशन बिल विल बिकम एन एक्ट आफ्टर इट इज़ असेंटेड बाय द प्रेसिडेंट. वी एनीवेज नो दिस कि कोई भी बिल एक्ट तभी बनता है जब प्रेसिडेंट का उसको असेंट मिलता है. दिस एक्ट ऑथोराइजेज और लीगलाइजेज द पेमेंट. तो जब वो एक्ट बन गया, विच मीन्स इट हैज़ रिसीव्ड द प्रेसिडेंट्स असेंट, will also mean that now you have the authority or the legality to get the payment out of the consolidated fund. मतलब अब पैसा सरकार विड्रॉ कर सकती है. So the government cannot withdraw the money till the appropriation bill is enacted. जब तक appropriation bill enact नहीं हो पाएगा आप उससे पैसा नहीं निकाल सकते consolidated fund of India से. तो अब आपको क्या समझना होगा कि this will take time, है ना. आप समझिए, प्रोसेस को समझिए. आज अप्रोप्रिएशन बिल पास किया गया,
ठीक है, कि इस चीज़ पर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालना है। इट विल टेक सम टाइम टू गेट द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। आज मान लीजिए बिल पास किया गया है, फिर प्रेसिडेंट का असेंट मिलेगा तब वो एक्ट होगा। इस पूरे प्रोसेस में दिस विल टेक सम टाइम, बट द गवर्नमेंट माइट नीड सम मनी ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑल्सो। जो बिल से एक्ट बनने का प्रोसेस है, ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑल्सो द गवर्नमेंट विल नीड सम टाइम टू कैरी आउट सम वर्क, और उनको पैसा चाहिए होगा। तो उस प्रोसेस में क्या होता है, अब ये जो प्रोसेस है फॉर द अप्रोप्रिएशन बिल टू बिकम एन एक्ट, इट यूजुअली गोज टिल द एंड ऑफ अप्रैल। पर गवर्नमेंट 31 मार्च को तो फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो जाता है, तो 1 अप्रैल से 30th ऑफ अप्रैल के लिए रफली 30 डेज़ के लिए सरकार को तो पैसा चाहिए। तो उस वक्त क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन ने उस पीरियड को भी ओवरकम करने के लिए, उस डिफ़िकल्टी को भी ओवरकम करने के लिए लोकसभा को ऑथोराइज कर दिया कि आप अप्रॉक्सीमेट कोई भी, मतलब जो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर होगा उसके अकॉर्डिंग आप कुछ पैसा ग्रांट कर दीजिए एडवांस में ही। साल का एक अप्रॉक्सीमेशन होता है पूरे फाइनेंशियल ईयर का, तो उसमें से अकॉर्डिंगली प्रोपोर्शन वाइज उस एक महीने के लिए आप एडवांस में कुछ पैसा ग्रांट कर दीजिए, पेंडिंग द कंप्लीशन ऑफ द वोटिंग ऑफ डिमांड फॉर ग्रांट्स एंड इनैक्टमेंट ऑफ द अप्रोप्रिएशन बिल। कि जब तक ये सब पूरा प्रोसेस चलेगा, वोटिंग फॉर डिमांड एंड बिल और ये सब, तब तक हम कुछ पैसा तो कम से कम ग्रांट कर दें, फिर वो इंटरनली हम एडजस्ट कर देंगे। और इसी प्रोविज़न को कहते हैं वोट ऑन अकाउंट, कि उस टेम्प्रेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने के लिए जो पैसा ग्रांट होता है, दैट इज़ वोट फॉर अकाउंट। ठीक है, सो इट इज़ पास्ड और ग्रांटेड आफ्टर द जनरल डिस्कशन इज़ ओवर। 2 महीने के लिए किया जाता है। टाइम पीरियड भले 1 ही महीने का यूजुअली लगता है, बट जस्ट फॉर द सेफर साइड, इन केस थिंग्स गेट डिलेड एक्सेट्रा, 2 महीने के लिए एडवांस में कर दिया जाता है। और वो अप्रॉक्सीमेशन होता है 1/6 ऑफ टोटल एस्टिमेशन। साल भर का जो भी पैसा लगा तो उसको 1/6 करके 2 महीने के लिए कर दिया जाता है, क्योंकि 6 × 2 = 12, मतलब 12 महीने, तो उसका 1/6 हिस्सा ऑलरेडी आपको 2 महीने के लिए ग्रांट कर दिया जाता है। ठीक है, दैट इज़ नोन एज वोट ऑन अकाउंट, एंड दैट इज़ ऑल अबाउट द अप्रोप्रिएशन बिल। सेम चीज़ें दी गई हैं कि आप वेरी या उसके ऑल्टर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और जो भी प्रोविजंस बाकी आर्टिकल्स में दिए गए हैं, कोई भी मनी जो है विदाउट द अप्रोप्रिएशन बिल, पैसा उसमें से नहीं निकाला जाएगा। दिस इज़ द 5th स्टेज। अगला स्टेज कहता है पासिंग ऑफ द फाइनेंशियल बिल। A financial bill क्या होता है that you already know, but what is the process of getting it passed? So it is introduced to give effect to the financial proposals of the government, कि जो आगे के साल के लिए हमारा जो भी प्रपोजल है उसके लिए जो बिल आ रहा है, of course the conditions मनी बिल के अलग होते हैं जो आर्टिकल 110 में दिए रहते हैं। Unlike the appropriation bill, the amendments can be moved in the case of financial bill. तो अप्रोप्रिएशन बिल में हमने देखा था कि कोई अमेंडमेंट नहीं होगा, है ना, यहाँ पे हमने देखा था, ये बात साफ साफ कर दी गई थी कि नो अमेंडमेंट शैल बी प्रपोज्ड। लेकिन फाइनेंशियल बिल में अमेंडमेंट हो सकते हैं। किस तरह के, आप किसी टैक्स को रिजेक्ट कर रहे हो या रिड्यूस करने की बात कर रहे हो। ठीक है, ये भी एक एक्ट है, प्रोविजनल कलेक्शन ऑफ टैक्सेस एक्ट, तो उसके अकॉर्डिंग फाइनेंशियल बिल मस्ट बी इनैक्टेड विद इन 75 डेज। मतलब ये सारा प्रोसेस होते होते पासिंग एंड असेंट वगैरह 75 डेज़ के अंदर हो जाने चाहिए। Finance Act legalizes the income side of the budget and completes the process of enactment of budget. तो prelims के लिए ये एक line is important, that which stage finally completes the process of enactment of budget, which is the passing of finance bill, which needs to be done within 75 days according to the provisions of this act. Okay, so here we are done with our discussion. The next video will be on the grants and funds. यही last section है budget का, ये ख़त्म हो जाएगा तो आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। सो आई होप यू आर क्लियर नाउ विद ऑल द स्टेजेस ऑफ इनैक्टमेंट ऑफ बजट, जो हमारा टॉपिक था, स्टेजेस इन द इनैक्टमेंट ऑफ बजट। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो विद द टॉपिक ऑफ ग्रांट्स एंड फंड्स। टेक केयर टिल देन, बाय बाय।